हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डबर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यूपीटीपीएससी पेट, यूपीएसआई और एसएससी बैंक और रेलवे, जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो बस आप लोगों को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यानी साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि आपको दी हुई है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी आपको ये सूची 1 दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, सूची 2 में आपको मात्रक दिया हुआ है। सूची 1 को आपको सूची 2 में मैच कराना है और बताना है कि आपका जो भी ये कूट में आपका आंसर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए सब दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं सबसे पहले अपने आप से ट्राई कीजिए और उसका आंसर अपने अलग कॉपी में लिखते जाइए और लास्ट में आप लोग फिर से मैच कराइए कि कितने आप लोग स्कोर किए। इससे आप लोग को क्या हुआ कि आप लोग का अपना इवेल्युएशन हो जाएगा और आप लोग को मालूम हो जाएगा कि कहाँ आप लोग की कमी है। उसके आधार पर नेक्स्ट आप लोग फ्यूचर में अपने ऊपर सुधार करेंगे। तो देखिए विद्युत बल, यानी सबसे पहला ऑप्शन क्या है, विद्युत बल। विद्युत बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी एक आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा आपका कूलम। यानी बी का क्या होता है, इसको हम लोग कूलम कहते हैं। फिर विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज को क्या किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को किससे मापा जाता है आपका वोल्ट में। और विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में आपको फैराड। समझ गए। तो यानी आपका देख सकते हैं कि ए का 2 हो जाएगा, बी का कूलम यानी 3 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग को एक क्वेश्चन से कई आप लोग को इसमें कन्फ्यूजिंग भी होता है और अगर हद ऐसे कहा जाए तो ये बहुत ही इजी भी होता है। कुछ ऑप्शन आप लोग को, जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस है 2 या 3, 1 या 2 क्वेश्चन में आप लोग का कॉन्फिडेंस रहता है, अगर वो मैच कर जाए तो आप लोग कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो ऐसे ही आप लोग को ट्राई करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। यानी आप जानते हैं कि पावर की मात्रक क्या है, वाट है, लेकिन आपको ये एसआई यूनिट यानी आपको इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि जो यूनिट दिया हुआ है जो किलोमीटर पर सेकंड में, आपको बताना है कि इसमें किलो यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताना, आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि पावर को क्या ले सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम होता है। रेट ऑफ वर्क क्या होता है, वही पावर होता है। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल, और टाइम का सेकंड, यानी जूल पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया। अब इसमें आपको देख रहे हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो जूल जूल यानी वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, वर्क के बराबर होता है, और टाइम को एस लिख दिए। अब देखिए फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास यानी केजी, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ डी है तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए केजी आ गया और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में ये एस स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एस का क्यूब हो जाएगा। यानी केजी मीटर स्क्वायर
एस का क्यूब, यानी अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस का -3 हो जाता है। समझ गए? तो यानी ये जो आ जाएगा, जो मैच कर गया वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का -3 है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, पावर को वर्क अपॉन टाइम लिखते हैं, यानी कार्य बटा समय। फिर कार्य को क्या लिख सकते हैं, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी भार गुणे त्वरण होता है। अब वही क्या है, उसको हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड लिख लिए, सबका यूनिट, यानी मास और एक्सीलरेशन जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह हम लोग इसको क्या कर लिए, लिख के आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन सी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, RTS आप लोग को 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। अगर भारहीनता की अवस्था में अगर एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अधिक लंबा होगा, अधिक छोटा होगा, या गोलाकार होगा, या वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी आकार वही रहेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साइंस में देखने को मिलते हैं। तो बस देखिए, ऐसे प्रैक्टिस आप लोग को ऐसे करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब आपको जानना, साथ साथ में जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर उसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या फंसना न पड़े। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। देखिए, केस नली क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है। देखिए, कैपिलरी ट्यूब का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ उसके सरफेस को भिगो दे, यानी वेट कर दे, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, लेवल बढ़ता है। लेकिन जो उसके सरफेस को वेट ना करे, यानी भिगोए नहीं, तो उसमें क्या होता है, उसका जो लेवल होता है घटता है। तो यही कारण केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो इसमें तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, समझ गए। यानी इसमें आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन का फंडा होता है, यूज होता है। तरल का अगर पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, उसका अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। सरफेस टेंशन जानते हैं ना, कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कि वो फोर्स जो किसी भी लिक्विड को अपने कम से कम एरिया में उसको रखना चाहता है। देखिए, कभी हम लोग वाटर को छोड़ते हैं तो वो ड्रॉप में गिरता है, क्योंकि वो स्फीयर शेप लेता है, क्योंकि स्फीयर शेप क्या होता है, सबसे कम एरिया कवर करता है, तो इसलिए वो क्या है, स्फेरिकल सरफेस लेता है, समझ गए। तो इसलिए तरल का पृष्ठ तनाव की जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, उसका केस नली में जल की अपेक्षा तरल ऊंचाई तक चढ़ता है, समझ गए। तो चलिए हम लोग, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसने प्रतिपादन किया, यानी लाया। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यानी न्यूटन ने इसका आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रतिपादन किया, समझ गए। गैलीलियो कौन थे, गैलीलियो क्या थे, एक टेलीस्कोप, मतलब ये टेलीस्कोप का खोज किए थे। और कोपरनिकस ये खगोल शास्त्री थे, आइंस्टीन के बारे में जानते ही हैं। आइंस्टीन के बारे में क्या जानते हैं, आइंस्टीन ने फिजिक्स के साइंटिस्ट है। इन्होंने E=mc² इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इसका इसने खोज किया। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी इसने खोज किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज किया, इसी के बदौलत इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेनन को सर्च करने पे। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं, दूसरा ऑप्शन दे रहा है। फिर कह रहा है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है।
अब देखिए कह रहा है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश होता है। देखिए MPPCS आपका ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है, आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे कि एनर्जी को क्या, या तो ऊर्जा को न तो उसको नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो उसको सृजन किया जा सकता है। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। समझ गए। तो यही क्या होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश होता है। मतलब उसमें कोई नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट लेकिन उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पास्कल की इकाई क्या है। पास्कल की इकाई आपको बताना है। पास्कल इकाई है किसकी, दाब की। यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की होती है। तो चलिए, यानी आर्द्रता किसकी मापा जाता है, इस आर्द्रता को मापने के लिए इसको हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर, इसको मालूम होना चाहिए, ऐसे भी एग्जाम में आपको पूछ देता है। आप जानते हैं ये तापमान को कैसे मापा जाता है, तापमान को डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब क्या है, इसके यूनिट हैं। समझ गए। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, दाब जानते ही हैं पास्कल से मापा जाता है, और तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, जितने भी हैं इससे मापा जाता है। चलिए, तो इस तरह से आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड PCS का ये आप लोगों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों का किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपको जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने का चांस उनका 100% बनता है। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस उस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लें अगर ठीक से, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन फंसने नहीं जा रहा है। या तो आप लोग RRB NTPC की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या तो ग्रुप D की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या UPSI या UPSSC पेट की। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक यहाँ लिखा हुआ है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, देखिए उत्तराखंड PCS 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यूसेक से हम लोग जल का बहाव मापा जाता है। समझ गए। जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। अब रही बात जल की गहराई को कैसे मापा जाता है। जल की गहराई को हम लोग किससे मापते हैं, इको साउंडर से। इको साउंडर क्या होता है, देखिए कोई भी जैसे समुद्र में कोई जहाज़ चलती है तो उसमें क्या होता है, इको भेजा जाता है, यानी साउंड भेजा जाता है, और वो मापा जाता है कि कितनी दूरी में गई और कितने समय में आई, और टाइम को चेक किया जाता है। वही क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो स्पीड से भेजा जा रहा है और जितना टाइम लिया वही क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस मालूम हो जाता है। तो इसलिए उसको वहाँ से डिस्टेंस मालूम हो जाता है कि उसकी गहराई समुद्र तल से कितनी है। समझ गए। माने कहीं अवरोध हो जाता है, कहीं से कुछ अवरोध हो जाता है, तो इस तरह ही आप लोग मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। तो इसलिए जल की गहराई को मापने के लिए हम लोग यही इको साउंडर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। देखिए UPPCS आपका 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार कह रहा है यहाँ, भार ध्रुवों पर यानी पोल पर आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी भार किस पे डिपेंड करता है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, यानी जी डिपेंड माने यानी जी पे डिपेंड करता है। जी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा, जी जहाँ कम होगा वहाँ भार कम होगा, और इक्वेटर पे मिनिमम होता है, भार इक्वेटर पर मिनिमम होता है, क्योंकि इक्वेटर पे जी का मान कम होता है और पोल पर जी का मान ज़्यादा होता है। समझ गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का हम लोग प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।